चीन में करीब 3000 मामले, चीन के अलावा 72 देशों में तकरीबन 1800 मामले कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में इसकी दहशत है, लोगों में इसको लेकर मिथ्स फैल रहे हैं और भारत में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ और घरेलू नुस्खे भी इसको लेकर बताए जा रहे हैं। ये कितने कारगर हैं, क्या ये वाकई आपको कोरोना वायरस से बचा सकते हैं या नहीं? चलिए जानते हैं डॉक्टर संदीप नैयर से। सर, तो ये जो मिथ्स हैं, होम रेमेडीज़ कोरोना वायरस के लिए, ये मिथ हैं या एक्चुअली इफेक्टिव हैं? So many of them are myths, in fact most of them. Now कोरोना वायरस का अभी तक जो नोवल कोरोना वायरस की बात करेंगे हम, ना कि पुराना वाला कोरोना वायरस। तो नोवल कोरोना वायरस जिसका ऑफ कोर्स इसका नाम अब SARS-CoV-2 हो गया है और डिजीज़ का नाम COVID-19 हो गया, कोरोना वायरस डिजीज़ 19, वो 2019 में आया था। सो दैट्स हाउ दे नेम्ड इट। इसकी अभी तक कोई प्योर ट्रीटमेंट जो टारगेटेड ट्रीटमेंट है वो नहीं है, ना ही कोई इसकी वैक्सीन है। अभी तक हम सिर्फ सपोर्टिव केयर करते हैं ताकि अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, कफ है, राइनाइटिस है या कोई सिर दर्द है या पेट में दर्द है, कोई भी सिम्टम है, बेसिकली हमने सिम्टम्स को टारगेट करना है। हम वायरस को पर से नहीं, अभी तक कोई भी एंटीवायरस है जो अभी तक जो प्रूवन आई है इसके अगेंस्ट। सो लोग जगह जगह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि आर्सेनिक कंपाउंड दे दो, जैसे कुछ आयुर्वेदिक क्लेम कर रहे हैं, वी डोंट नो वेदर इट्स राइट। कुछ कहते हैं जी आप इनको लहसुन दे दें, प्याज दे दें, इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा प्रूवन नहीं है कि वो इसको मारता है वायरस को। हाँ, सपोर्टिव केयर करना है किसी को भी कोई सिम्टम्स है तो। ओके, तो सपोर्टिव केयर में क्या मतलब, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन और ये सब? सो सपोर्टिव केयर मीन जैसे मैंने बताया, किसी को कोल्ड है तो एंटीहिस्टामिनिक ले लिया ताकि कोल्ड उसका कम हो जाए, हेडेक है तो हेडेक की मेडिसिन दे दी। अगर किसी को बहुत सीवियर फॉर्म है, यानी कि उसको रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस की तकलीफ़ है, तो डेफिनेटली हम आईसीयू में एडमिट करके उनको पेशेंट को वेंटिलेटर या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं। जिस भी चीज़ की कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए सपोर्टिव केयर हम कह रहे हैं। तो सर, आपने बताया कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी लोग ठीक होकर जा रहे हैं, वो किस तरह से ठीक हो रहे हैं? देखिए, एक वायरल डिजीज़ है। वायरस अपने आप ही बॉडी में आता है, फिर हमारा इम्यूनिटी ऐसा होता है जो वायरस से लड़ाई करता है और वायरस को मार देता है। अब डिफरेंट वायरस डिफरेंट टाइम लेते हैं। पहले जैसे नॉर्मल फ्लू था वो 3, 4, 5 डेज लेता था। अगर आपको याद हो, सार्स और मर्स जो पहले खतरनाक आए थे, सार्स वॉज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2002 के आसपास आया था। मर्स वॉज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो 2010-12 के आसपास आया था। ये भी ऐसे ही आए तो एकदम से अचानक जंगल में आग की तरह फैले थे, बट ये धीरे 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 ख़त्म हो गए, क्योंकि 3, 4, 5 दिन के बाद इनका इंक्यूबेशन पीरियड कम हो जाता है और 5-7 दिन में इनके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। हमको सिर्फ आइसोलेट करना है ताकि वो किसी और को ना फैलाए। ये वायरस को इसी तरह से, ये भी जो कोविड-19 डिजीज़ हो रही है, ये भी होती है और पेशेंट अपने आप इसको अगर क्वारंटाइन कर दे, सिर्फ सपोर्टिव केयर करे, और कभी कभी सपोर्टिव केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं होते, जो सिर्फ उनको क्वारंटाइन करना होता है, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वायरस को मार देती है, इसलिए लोग ठीक होते रहते हैं। ओके, तो इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है और जो मेडिकेशंस होती हैं वो सिम्टम बेस्ड होती हैं बेसिकली? एब्सोल्युटली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितनी भी वैक्सीन आई हैं फ्लू के लिए, वो नोवल कोरोना वायरस को या कि SARS-CoV-2 को नहीं मारती है, ना ही उससे प्रिवेंट करती हैं। बाकी जैसे स्वाइन फ्लू था, H1N1 वगैरह, उसकी वैक्सीन है, वो उसको प्रिवेंट करती है, पर इनकी नहीं करती है। स्टडी चल रही है, बड़ी तेज़ स्टडी चल रही है और रिसर्च चल रहा है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए, लेकिन ये भी कम से कम 1 साल लगेगा इसके लिए वैक्सीन आने को। इससे पहले आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, फिर जाके अप्रूव होती है। तो अभी तक वैक्सीन कोई नहीं है जो प्रिवेंट कर सके। हमें बचाव अपने आप ही करना है, वैक्सीन के थ्रू ना करके। बाकी चीज़ों को हमने सावधानियाँ रखनी है। जैसे कि अब ये इस वायरस की एक प्रॉब्लम ये है कि ये फैलता बहुत जल्दी है, लेकिन ये थोड़ा हैवी वायरस है, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करता। तो एयरबॉर्न ऐसा नहीं है कि एयरबॉर्न है कि आपको कई मीटर तक जाएगा, 1 से 2 मीटर तक से ज़्यादा नहीं जाता है ये, और ड्रॉपलेट्स में जाता है। सो अगर कोई कफ करता है या स्नीज करता है, तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो वायरस कंटेनिंग, वो कोई 1-1.5 मीटर तक मैक्सिमम जाएंगी, और अगर वो वहाँ पे कोई और इंसान होगा तो उसको प्रभावित कर जाएगी, उसको पकड़ सकता है, या कभी टेबल पे, डोर नॉब्स पे या कोई वस्तु पे खड़ा हो, उस पर पड़ जाए, और अगर हम जाके उस पर हाथ लगाएं और वही हाथ हम अपने फेस पे लगाएंगे तो हमें हो सकती है। तो इन सावधानियों को अगर हम बरतेंगे तो हमारे को नहीं होगा। और मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूँगा कि हैंड वॉशिंग, यानी कि हाथ धोना बहुत 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 ज़रूरी है। और हैंड वॉशिंग ये नहीं कि पानी के नीचे 2 सेकंड किए और आ गए, कम से कम 20 सेकंड विद सोप एंड वाटर, यानी कि साबुन और पानी से कम 20 सेकंड, या
अल्कोहल रब जो होता है, जो अल्कोहल बेस्ड रब होता है, उसके साथ आप फटाफट से कर सकते हैं। लेकिन जब तक हाथ अच्छे से ना वॉश किया हो तब तक आप अपने फेस को बिल्कुल नहीं टच करें, ये बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। इसलिए बल्कि मास्क भी जो लगाते हैं, चाहे वो सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं, N95 लगा रहे हैं, उसका भी सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि मास्क आपने डाला होता है तो आप अननोइंगली अनवांटिंगली आप फेस को टच नहीं करते, क्योंकि आपको पता है मेरे मुंह पे कुछ पड़ा है, तो आप कोशिश ही नहीं करते फेस को टच करने के लिए। करते भी हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि मैं वॉश कर लूँ। सो हैंड वॉशिंग और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना, और जिसको खांसी भी आती है, छींक भी आती है, तो हम एक कफ एटिकेट्स कहते हैं कि या तो मुंह पे टिश्यू रखें, और अगर बाई चांस एकदम कुछ नहीं है तो ऐसे एल्बो रख के अपने करें, खांसी करें, सो दैट वो बाहर ड्रॉपलेट्स ना फैले। तो यही चीज़ें जो हम बचा सकते हैं एक दूसरे से फैलने से। तो सर एक चीज़, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि वो वायरस कहीं पे स्प्रेड हुआ, कहीं गिरा, ड्रॉप हुई, उसको टच किया, तो वो उसमें जो वायरस है उसकी लाइफ कितनी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अनफॉर्चुनेटली अभी आंसर हम भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 48 आवर्स नॉर्मली कहते हैं कि 48 आवर्स तक रहेगा, लेकिन एक चाइना की स्टडी कहती है अप टिल 9 days इट वाज लाइफ। 9 days? वो एक स्टडी कह रही है, वो हम मतलब अभी WHO नहीं कह रहा है, नाउ वी डोंट नो, बट नॉर्मली 48 आवर्स कहते हैं कि 48 आवर्स तक वो जीवित रह सकता है वायरस, और उसके तक हम अपने आप को दूर रखें। सो इसलिए कहीं भी कोई भी पेशेंट हो तो अच्छे से फ्यूमिगेट, स्टरलाइज करके ही वहाँ पे जाते हैं। सो ये अभी ये वायरस इतना नया है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें भी अभी मालूम धीरे धीरे चल रही है। अब इतना लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है, सार्स और मर्स का सिर्फ 5 days का इंक्यूबेशन पीरियड था, तो जल्दी ख़त्म हो गया। इसका 14 days तक इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि जो इंसान को वायरस आ गया है वो 14 दिन तक दूसरों को प्रभावित कर सकता है। एसिम्टोमेटिक, यानी कि उसको सिम्टम भी नहीं हो और फिर भी वो दूसरों को इफेक्ट कर सकता है। तो इस वायरस से इसलिए ज़्यादा फैलने का डर लगता है कि किसी को नहीं भी हो सिम्टम, वो भी उसको फैला रहा है, क्योंकि उसके अंदर वायरस है। सर लोगों में एक सवाल ये है कि क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, इंडिया में, भारत में भी इसके केसेस आ गए हैं, तो मौसम बदल रहा है, उनको ऑलरेडी फ्लू है, कफ है, खांसी, जुकाम, तो ऐसे में वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहीं ये कोरोना वायरस तो नहीं है? या सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि सिम्टम्स वही हैं फ्लू वाले, एक्चुअली है तो ये फ्लू ही, लेकिन जिसकी ट्रैवल की हिस्ट्री है, खासकर वो कंट्रीज जहाँ पे बहुत हाई लोड है, चाइना है, साउथ कोरिया है, इटली है, ईरान है, अगर इन लोगों, इन जगह से, देश से किसी की भी ट्रैवल की हिस्ट्री है और उसको फ्लू है, तो हमको उनका टेस्ट करना ज़रूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि उसमें चांसेस ज़्यादा है कि वो ये कोविड-19 से प्रभावित हो। तो इसलिए उनको बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे लिए करने के लिए। फॉर्चुनेटली अभी इंडिया में ज़्यादा केसेस नहीं है, 3 पहले केरला में आए थे, और अभी कुछ इटली से एक फैमिली आई है जिसमें 2 लोगों को है, अभी एक सस्पेक्टेड आगरा में भी थे, लेकिन वो आई थिंक नेगेटिव आ रहे हैं। सो इंडिया में फॉर्चुनेटली, और बधाई का पात्र है हमारी सरकार, इन्होंने बड़ी जल्दी प्रिकॉशंस ले लिए थे। आई एम रियली, वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि शुरू से इन्होंने, वो शुरू हो गया था, हमारी एडवाइजरी आ गई थी कि कोई भी शुरू में हम थाईलैंड, सिंगापुर और हांगकांग और चाइना को टारगेट करते थे कि वहाँ से कोई आ रहा है तो हम उनको अच्छे से पता कर लें कि किसी को सिम्टम्स तो नहीं है, एंड थर्मल सेंसर्स लगे हुए थे, किसी को सिम्टम थी उनको पता कर लेते थे। सो वी हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट दैट वे कि हमारी गवर्नमेंट शुरू से ज़रा सतर्क है और सचेत है। बट ये है कि अभी हमारे को, अभी जो ये केसेस आए हैं, इससे थोड़ा सा एक लोगों के भयभीत हो गए हैं कि कहीं ये फैल तो नहीं जाएगा। सो डोंट पैनिक, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, आराम से रुकें और ज़रूरी बात का ध्यान रखें कि कोई भी सिम्टम्स किसी को भी है तो अचानक भी हो या अनयूजुअल हो या प्रोलॉन्ग्ड हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर को परामर्श करें, कि डॉक्टर आपको क्लियर बता देगा कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। और अगर कोई कहता है कि इसका टेस्ट करें, डॉक्टर कहते हैं, तो अवश्य कराएं। ना सिर्फ वो अपने आप को आप सेफ रखेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द पब्लिक जो है उनको भी आप सेफ रखेंगे। सर इसके लिए मास्क भी यूज़ किया जाता है कि आप भी सेफ रहें और दूसरे भी, तो मास्क कौन सा यूज़ करें? सो नॉर्मल मास्क होते हैं जो सर्जिकल मास्क कहते हैं हम, वो होता ग्रीन वाला जो आता है, या फिर N95 आते हैं, जो N95 इसलिए कहा जाता है कि 95% ऑफ द जो पोल्यूशन है उसको रोक सकता है ना। मास्क का भी एक तरीका है, मतलब अगर आप मास्क को पहनते हैं तो उसका भी एक तरीका है कि ऐसे नहीं कि किसी भी तरह डाल लें। फॉर एग्जांपल अगर ये इसके ऊपर एक क्लिप लगा होता है, जैसे अगर आप डालते हैं, अगर आप यहाँ डाल के और इसको क्लिप को टाइट नहीं करेंगे तो यहाँ पर एयर जाने की जगह रहेगी, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आप इसको ऐसे लूज ही रख रहे हैं तो एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड।
सो अगर आप मास्क डालते हैं तो उसके ऊपर जो मेटालिक क्लिप होता है उससे आप टाइट करें। डालने के वक्त आप पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला करके उसको टाइट करते हैं, और निकालने वक्त भी नॉर्मली व्हाट दिस वी से कि बाहर से ऐसे ना निकाल के आप ऐसे निकाल के और फिर इसको डिस्पोज करें, क्योंकि बाहर हो सकता है कुछ बैक्टीरिया वायरस कुछ हो जिसको आप टच करके कहीं और भी टच करें। नो मास्क में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जब हमने डाला होता है तो हम ज़रा कॉन्शियस रहते हैं कि फेस को हम अपने फेस को बार बार टच नहीं करते हैं। अदरवाइज कितनी बार हम फेस को टच करते हो, अगर हमारे हाथों में कोई वायरस हुआ तो हमारे पास जा सकता है। तो कम से कम वी आर कॉन्शियस, हम ध्यान रखते हैं यार ये कि इस टाइम ये प्रॉब्लम है तो हम एकदम से टच ना करें। और N95 है जो काफ़ी हद तक इन्फेक्शन को बचा लेता है। नॉर्मल सर्जिकल मास्क तो ये वायरसेस को नहीं बचाता है, लेकिन N95 या N99 जो और भी ज़्यादा माइनर पोर्स होते हैं वो इनको काफ़ी हद तक बचा लेता है। ज़्यादा ज़रूरी मास्क है जिसको पेशेंट को है उसको डालने की, ताकि वो जब छींक के या जब वो खांसी करे तो ड्रॉपलेट दूर तक ना फैले। यहाँ तो निकले नहीं, मास्क से निकले तो बिकॉज वो पोर से टकरा के ज़्यादा दूर तक ना जाए और हमारा जो स्प्रेड है वो कम हो। तो ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए जिनको सिम्टम्स हैं, जो पेशेंट है, रेदर देन बाकियों को डालने के लिए। तो सर अभी त्यौहार आ रहे हैं, होली बिल्कुल पास में ही है, इस मौके पे लोग कैसे खुद को और दूसरों को इससे दूर रखें, या आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो होली की मुबारकबाद सबको, जिनके लिए भी कोई फेस्टिवल ऑफ कलर्स है ये, और आप सबकी ज़िंदगी में रंगीन रहे। लेकिन सावधानी रखें, क्योंकि होली के टाइम ही थोड़ा सा हम कभी कभी ज़्यादा कर जाते हैं कि ज़्यादा किसी को सिम्टम्स होते भी हैं तो वो ओवरलुक कर जाता है। पानी से खेलते हैं बच्चे खासकर, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा ड्राई की तरफ रहें, क्योंकि वेट होली ज़्यादातर थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती हैं, और कई बार हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सिम्टम्स न्यू फ्लू के कारण है या ओल्ड फ्लू के कारण है या पानी और रंग का जाने के कारण है, और हम उसको ओवरलुक कर सकते हैं। सो बी केयरफुल व्हेन यू प्ले होली। फेस्टिवल ज़रूर मनाएं लेकिन ध्यान से मनाएं। सेकेंड थिंग इज़ दैट हमको डिस्टेंस रखने के लिए इनफैक्ट हम सबको रिक्वेस्ट करें, नॉट ओनली ड्यूरिंग होली, अदरवाइज ऑल्सो, कि क्राउड में कम से कम जाएं अनटिल अनलेस बहुत ज़रूरी हो। ट्रैवल का भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम ट्रैवल करें अनटिल अनलेस कि आपको कोई बहुत ज़रूरी जाना है तभी जाएं, क्योंकि हमको एक तरह से रोकना है। सार्स और मर्स को हम इसलिए रोक पाए थे क्योंकि हमने क्वारंटाइन शुरू कर दिया था, लोगों को अलग अलग करना शुरू कर दिया था। उस ज़माने में जैसे 2002 यानी कि आज से 18 साल पहले ट्रैवल उतना नहीं होता था जितना आज की डेट में हो रहा है, इसलिए इतने मिलियन ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी जल्दी फैल रहा है। अगर ट्रैवल हम उसको रोक सकें, हम क्राउडेड प्लेस पे कम जाएं, ज़रा सा भी सिम्टम हो उसका ध्यान रखें, अपनी पूरी सावधानियां रखें, तो डेफिनेटली हम इसको भी ओवरकम कर लेंगे। आफ्टर ऑल समझदारी ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर दैन के पैनिक करना। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप को और अपने लोगों को सुरक्षित रखें और सबको बताएं कि क्या क्या ज़रूरी है, किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप नायर, जो इससे पहले भी हमें कोरोना वायरस पर अपडेट दे चुके हैं, और आज उन्होंने हमें बताया कि पैनिक नहीं, सावधानी ज़रूरी है। तो सावधान रहें, कोरोना वायरस से बचे रहें।